हेलो फ्रेंड, ऑल अलग नर्सेस पर आप सभी लोगों का खैर मकदम है। दोस्तों, मैं आपके खिदमत में हाजिर हूं एक बार फिर प्रैक्टिस नंबर 2 लेकर। दोस्तों, मैं आपसे थोड़ा सा दरख्वास्त करूंगा कि अभी तक जो हमारे चैनल ऑल अलग ला क्लासेस चैनल है सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। एवरीवन, दोस्तों मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। दोस्तों, आज टॉपिक नंबर 1 है। टॉपिक नंबर जो है, अब मैं सिविल प्रक्रिया संहिता से बात करूंगा। दोस्तों, आप लोग अभी तक हमारे जो चैनल से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को भी हाल ही में सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी प्रेस करेंगे, मैं जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग को इसमें ये पता करना है कि हमारे कितने क्वेश्चन हमें कितने आते हैं, फिर मैं उनसे उसका आंसर आपको दूंगा, लेकिन आपको टेस्ट करना है कि हमें कितने आते हैं। अगर आते होंगे तो कमेंट बॉक्स पर नीचे आप अपना सही जवाब जो दिए हैं उतना मार्क्स जरूर आप डालिए। ठीक है दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आपके डिस्प्ले पर है। वाद पत्र नामंजूर, क्या है? वाद पत्र नामंजूर किए जाने के आधार दिए गए हैं। तो वाद पत्र नामंजूर किए जाने के आधार कहाँ दिए गए हैं? 7-10 में दिए गए हैं कि 7-11 में दिए गए हैं, 7-12 में, 7-13 में। तो वाद पत्र नामंजूर करने का जो आधार है वो ऑर्डर 7 रूल 11 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी है, ऑर्डर 7 रूल 11 में दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 वाद पत्र को समुचित न्यायालय में उपस्थित किए जाने के लिए लौटा सकता है। यानी वाद पत्र समुचित न्यायालय में उपस्थित किए जाने के लिए लौटा सकता है। अब ऑप्शन जो इसका देखिएगा, वो न्यायालय जहां वाद प्रस्तुत किया गया है ये सही है, कि वो अपील न्यायालय द्वारा जहां डिग्री आपस करने के लिए पश्चात हो, पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा जहां डिग्री आपस करने के लिए हो, उपरोक्त में से सभी। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? आपका सही आंसर जो है डी होगा। कौन सा आंसर? डी होगा, उपरोक्त में से सभी। वो न्यायालय जहां वाद प्रस्तुत किया गया हो, अपील न्यायालय द्वारा डिग्री आपस करने के पश्चात, पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा डिग्री आपस करने के पश्चात, उपरोक्त में सभी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करता हूँ। वाद पत्र लौटाए जाने के अधीन है जब, क्या है? वाद पत्र लौटाए जाने के अधीन है जब तीसरा कौन सा होगा? पहला, वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पेपर हो, वाद पत्र डुप्लीकेट में दाखिल नहीं किया गया हो, वाद पत्र अनुतोष वास्तविक मूल्य से कम हो, वाद पत्र क्षेत्राधिकार न रखने वाले न्यायालय में दाखिल किया हो। तो वाद पत्र लौटाए जाने के अधीन है जब वाद पत्र क्षेत्राधिकार में न रखने वाले न्यायालय में दाखिल किया गया हो। ये ऑप्शन सही है, डी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्राण न्याय की व्याख्या की है? किस मामले में उच्चतम न्यायालय प्राण न्याय की व्याख्या की है? हम देखेंगे सत्यनारायण बनाम देवराजन के केस में, पिकार्ड बनाम सीएस के केस में, विजय नारायण बनाम उत्तर प्रदेश के केस में, कि कामता प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ बंगाल। आपका कौन सा आंसर सही होगा कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्राण न्याय की व्याख्या की है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ये ए, सत्यचरण बनाम देवराजन के केस में है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? प्राण न्याय के सिद्धांत किस सूत्र पर आधारित है? प्राण न्याय के सिद्धांत किस सूत्र पर आधारित है? अब आपको ऑप्शन देना है। ए, ये राज्य के हित में है, मुकदमेबाजी का अंत हो। बी, किसी व्यक्ति को एक वाद हेतु के लिए दोबारा तंग न किया जाए। सी, एक न्यायिक निर्णय को सही माना जाए। और डी, उपरोक्त में सभी। ठीक है, अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग जल्दी फटाफट बताइए। तो 5 का जो है ऑप्शन नंबर जो है डी है, उपरोक्त में सभी। यानी क्या कहने का मतलब है? प्राण न्याय का मतलब ये होता है यह राज्य के हित में हो और मुकदमेबाजी का अंत हो। किसी व्यक्ति को एक ही वाद हेतु दोबारा तंग नहीं किया जाना चाहिए। एक निर्णय
को ही जो है सही माना जाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है प्राण न्याय किस पर लागू नहीं होता है? तो प्राण न्याय किस पर लागू नहीं होता है? क्या परमादेश पर लागू होता है, उत्प्रेषण पर लागू होता है, बंदी प्रत्यक्ष कर रेट पर लागू होता है, अधिकार पृच्छ रेट पर लागू होता है? तो उत्तर आपका कौन सा सही होगा? उत्तर होगा आपका सही सी, बंदी प्रत्यक्ष कर रेट पर प्राण न्याय लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है प्राण न्याय का सिद्धांत लागू होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? प्राण न्याय सिद्धांत लागू होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो आवश्यक शर्त जो है क्या हो, 2 वाद होनी चाहिए, 2 वाद होनी चाहिए। जैसे न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती वाद या निर्णय दिया गया हो, उससे पश्चातवर्ती वाद पर अधिकारता हो, दोनों वाद के पक्षकार वही हो, दोनों वाद की विवादवस्त प्रत्यक्ष और सारता हो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? प्राण न्याय के सिद्धांत लागू होने के लिए आवश्यक शर्तें, तो 2 वाद होना चाहिए, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या कह रहा है कि जहां दीवानी न्यायालय व आपराधिक न्यायालय दोनों किसी मुद्दे पर अपना निष्कर्ष निकाले हो तो किस न्यायालय का निर्णय मान होगा? अब जहां 2 न्यायालय है, एक आपराधिक न्यायालय है तो यह दीवानी न्यायालय है, दोनों किसी मुद्दे पर अपना निष्कर्ष निकाला हो तो किस न्यायालय का निर्णय माना जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 क्या दीवानी न्यायालय, आपराधिक न्यायालय, या तो ए या तो बी, उपद्रतिया या बी दोनों? तो सही ऑप्शन 8 क्या होगा? 8 का सही ऑप्शन बी है, आपराधिक न्यायालय। क्या होगा? 8 का बी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अन्वयिक रूप से विवादक विषय परिलक्षित प्राण न्याय का प्रमुख वाद कौन सा होगा? देवीलाल बनाम सेल्स टैक्स ऑफिसर AR 1965, वेंकटेश्वर प्रभु बनाम कृष्ण प्रभु AR 1999, ये भी दोनों पिकार्ड बनाम CS। कौन सा केस होगा? 9 का हाथ जल्दी बताइए आप लोग। तो 9 का जो है अन्वयिक रूप से विवाद विषय परिलक्षित प्राण न्याय का प्रमुख वाद है पिकार्ड बनाम सीयर्स है। कौन सा है? पिकार्ड बनाम सीयर्स। पिकार्ड बनाम सीयर्स और कहाँ पे है? तो विबंध के सिद्धांत पे लागू होता है। अब बात करते हैं कि सर विलियम डी ग्रे ने प्राण न्याय के सिद्धांत पर टिप्पणी किस वाद में किया है? तो सर विलियम डी ग्रे ने प्राण न्याय के सिद्धांत पर टिप्पणी किस वाद पर किया है? आप लोग बताइए। डुटिच बनाम किंगस्टन, दरियाव सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी, आर बनाम फील्ड, क्रिस्टल बनाम रॉबिट। सही आंसर क्या होगा 10 का? तो सही आंसर क्रिस्टल बनाम ऑफ रैबिट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? सर विलियम डे ग्रे की टिप्पणी के बाद भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में अनुसरण किया है? 11 क्या होगा? देवीलाल बनाम सेल्स टैक्स में अनुसरण किया है कि हबीबुर रहमान बनाम विजय चौहान के केस में अनुसरण किया है कि दरियाव सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी के केस में अनुसरण किया? तो उत्तर होगा उपरोक्त में सभी। तो उत्तर होगा सी, दरियाव सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी में अनुसरण किया है। ठीक है, अब बात करते हैं सूची फर्स्ट सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए। क्या है? सूची फर्स्ट सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा सही होगा? तो 12 का आंसर है यानी सी का क्या होगा? सी का 2 होगा, 1 होगा और उसके बाद में 3 होगा, 4 होगा। तो हम नीचे देखते हैं, मिलाते हैं 2 1 3 4 2 1 3 4। तो 2 जो है पहला का सत्य बनाम देवराजन का होगा, सर्वोच्च न्यायालय की विवेचना से है। किसका है? सर्वोच्च न्यायालय विवेचना से है। उसके बाद में डिचुस बनाम किंगस्टन, सर विलियम डी ग्रे की टिप्पणी है। अब उसके बाद में वेंकटेश्वर प्रभु बनाम कृष्णा है, तो इससे किसका है? 3 से है।
और उसके बाद में दरियाओं से मरा पंजाब, दरियाओं से मरा यूपी, तो इससे किससे संबंधित है, इससे किससे संबंधित है, फोर, तो फोर से संबंधित है, दरियाओं से मरा पूर्ववर्ती वाद की व्याख्या से है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, पश्चातवर्तीवाद नहीं माना जाएगा, पश्चातवर्तीवाद नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या कह रहा है, पश्चातवर्तीवाद नहीं माना जाएगा। तो वाद का निर्णय गुणागुण के आधार पर दिया गया हो, वाद का निर्णय गुणागुण के आधार पर नहीं दिया गया हो, वाद का विनिश्चय न्यायालय के अधिकारिता के अंतर्गत किया गया हो, ए बी ए सी दोनों, तो उत्तर है वाद का विनिश्चय न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत किया गया हो। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी बम्बई AR 1996 SC से संबंधित है। तो 14 का क्या है, 14 का क्या कह रहा है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी बम्बई AR 1996 किससे संबंधित है। 14 का जो है गुणागुण से है कि अधिकारिता से है कि एक पक्षी निर्णय से है, किसी से भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है क्या आंसर होगा, ये गुणागुण मेरिट से संबंधित होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, किस वाद पर पूर्ववर्ती खारिज को पश्चातवर्ती वाद प्राण न्याय के सिद्धांत नहीं लागू होता है। कौन सा वाद है 15 का, अधिकारिता के अभाव में, सूचना के अभाव में, पक्षकारों के असंयोजन के कारण, वाद के दोषपूर्ण विचारण के कारण, उपरोक्त में सभी। 15 का क्या होगा, तो 15 का सी होगा, पक्षकारों के असंयोजन के कारण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 क्या कह रहा है, संसर्गी के आधार पर संपत्ति है न कि व्यक्तिगत संबंध, विचार की पुष्टि न्यायमूर्ति महबूब ने किस वाद में किया है। संसर्गी का आधार संपत्ति है न कि व्यक्तिगत संबंध, विचार की पुष्टि न्यायमूर्ति महबूब ने किस वाद में किया है। देवीलाल बनाम STO, चंदूलाल बनाम खलील रहमान, सीताराम बनाम अमीर बेगम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 16 का कौन सा ऑप्शन होगा, 16 का डी, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, शाहप्रतवादियों के बीच प्राण न्याय के लिए आवश्यक शर्त क्या है। शाहप्रतवादियों के बीच प्राण न्याय के लिए आवश्यक शर्त क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्या है, ए है शाहप्रतवादी पूर्णता वाद में आवश्यक उचित पक्षकार हो, शाहप्रतवादियों हित के परस्पर विरोधी हो, ऐसे प्रश्न न्यायालय द्वारा सुना गया हो और निर्णय दिया गया हो। उपरोक्त में सभी। 17 का क्या ऑप्शन होगा, 17 का ऑप्शन होगा सी, ऐसे प्रश्न पर जिस न्यायालय द्वारा सुना गया हो और उस पर निर्णय दिया गया हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्राण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है। प्राण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है, कहाँ नहीं लागू होता है, वयस्क पर, किस पर, जो वयस्क मेजर हो, अवयस्क हो, अडल्ट हो, अवयस्क जिसका संरक्षक धोखा या उपेक्षा दोषी हो, डी ये सभी। उपरोक्त में से इसका सही आंसर कौन होगा, अवयस्क जिसका संरक्षक धोखा या उपेक्षा दोषी हो। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, लोकहितवाद प्राण न्याय सिद्धांत लागू होता है, सर्वोच्च न्यायालय किस वाद में कहा है। लोकहितवाद यानी PIL पर प्राण न्याय का सिद्धांत लागू होता है, सर्वोच्च न्यायालय किस वाद में कहा है। 19 का, तो 19 का कौन सा होगा, 19 का फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन बनाम प्रभात मंडल स्टेट, ये सही है। वेंकटेश्वर बनाम वेंकटेश्वर राय, ये भी सही है क्या। और उसके बाद में जो है JK डुड्डानी बनाम D शर्मा का क्या सही है कि JK जो है JK राजा, DK राजा बनाम के राजा मौली बनाम AB स्वामी के केस से रिलेटेड कौन सा सही है। तो सही आंसर है कि राजा मौली बनाम M स्वामी, AB स्वामी। लोकहितवाद पर जो है प्राण न्याय का सिद्धांत लागू होता है, इसी केस में हेल्ड किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं किस वाद में न्यायालय ने अवधारित किया है कि दीवानी न्याय की तकनीकी क्या है। दीवानी किस वाद में न्यायालय ने अवधारित किया है कि दीवानी न्याय की तकनीकी के अवधारणा प्राण न्याय का औद्योगिक विवाद निर्वचन संबंधी क्षेत्र लागू करना अनुपयुक्त होगा। प्राण न्याय के सिद्धांत मिलते जुलते सिद्धांत लागू किया जा सकता है, किस केस में कहा गया है। तो आपको क्या नाम है,
कौन से केस में क्या क्या 20 का, तो 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 20 का आंसर जो है ए सही होगा, वर्कमैन हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बनाम मैनेजमेंट हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। ओके, अब बात करते हैं प्राण न्याय किस पर लागू नहीं होता है। तो प्राण न्याय किस पर लागू नहीं होता है? तो 21 का क्या होगा? 21 का डी, उपरोक्त में सभी पर प्राण न्याय लागू नहीं होता है। सहमति पर कैटेगरी पर प्राण न्याय लागू नहीं होता, अंतर्वर्ती आदेश पर प्राण न्याय लोकहित पर लागू होता है। अभी हम आपको केस बताए हैं, कौन सा केस का नाम क्या है कि लागू होता है? के राजा मौली बनाम एम स्वामी पर लागू होता प्राण न्याय। ठीक है, अब प्राण न्याय लागू नहीं होता है, तो प्राण न्याय लागू नहीं होता। 22 का क्या होगा? 22 का प्राण न्याय लागू नहीं होता है, तो 22 का क्या होगा? 22 का सावादियों के मध्य, सापतवादियों के मध्य, औपचारिक पतवादियों के मध्य, ये दोनों पर जो है प्राण न्याय लागू नहीं होता। उपरोक्त में सभी है, उत्तर डी सही है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सा दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? धारा 44 के अंतर्गत गिरफ्तारी के लिए प्राधिकृत किया गया है। अब धारा 44 में के अंतर्गत गिरफ्तारी के लिए अपराधिकृत किया गया है, किसको किया गया है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट की न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये भी दोनों के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 23 का क्या होगा? कार्यपालक मजिस्ट्रेट को कहा गया है। किसको? कार्यपालक मजिस्ट्रेट को। ओके, सशस्त्र बल के सदस्यों की गिरफ्तारी के संरक्षण के संबंध में प्रावधान करती है। यानी सशस्त्र बल के सदस्यों की गिरफ्तारी से संरक्षण का संबंध में प्रावधान करती है। 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 24 का ऑप्शन होगा बी, धारा 45। कौन सा ऑप्शन है? बी, धारा 45। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस अधिकारी वारंट के बिना एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिस पर संघ के सशस्त्र बलों के भाग जाने का संदेह है? यानी इन्हीं में से कौन सा पुलिस अधिकारी वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिस पर संघ के सशस्त्र बलों को भाग जाने का संदेह है? पुलिस अधीक्षक द्वारा, पुलिस निरीक्षक द्वारा, थानेदार, पुलिस थाने का प्रशासक अधिकारी द्वारा, कोई भी पुलिस अधिकारी द्वारा। तो 25 का कौन सा आंसर सही? तो 25 का जो है ए है, पुलिस अधीक्षक द्वारा। किसके द्वारा? पुलिस अधीक्षक द्वारा। सॉरी, किसके द्वारा होगा 25 का? 25 का जो है डी होगा। एक मिनट, 25 का कौन सा होगा? डी होगा, थानेदार पुलिस अधीक्षक द्वारा, प्रशासक अधिकारी द्वारा। थानेदार पुलिस थाने प्रशासक अधिकारी द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार के अनुसरण में मृत्यु कार्य की जा सकती है जब अभियुक्त ने क्या किया हो? 26 का क्या होगा? 26 का आंसर जो है सी हो। 26 का कौन सा आंसर होगा? सी होगा, ए भी दोनों। मृत्युदंड अदंडनीय अपराध, आजीवन कारावास दंडनीय अपराध। अब बात करते हैं असाधारण परिस्थितियों में के सिवाय कोई भी स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तार नहीं की जाएगी। जहाँ ऐसी गिरफ्तारी की असाधारण परिस्थितियों विद्यमान है, वो महिला पुलिस अधिकारी नियमपूर्वक प्राप्त करेगी। किसके द्वारा होगा? 27 का सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो 27 का सही ऑप्शन जो है सी होगा। 27 का सही ऑप्शन जो है सी होगा, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा। क्या कहता? प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई भी, यानी कोई भी स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तार नहीं की जाएगी। जहां ऐसी गिरफ्तारी असाधारण परिस्थितियों में विद्यमान वहाँ महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पूर्ण अनुज्ञा बिना प्राप्त किए कि गिरफ्तार नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, किसी स्त्री की गिरफ्तारी सूर्योदय के पश्चात सूर्योदय से पहले की जा सकती है। 28 का क्या है? 28 का बी है, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा असाधारण परिस्थितियों में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अनुमति से। ठीक है, अब बात करते हैं 29, स्त्री की गिरफ्तारी के संबंध में सत्य कथन है। क्या कथन सत्य है? तो 29 का जो है सही ऑप्शन क्या होगा? 29 का सही ऑप्शन असाधारण परिस्थितियों के सिवाय
कोई स्त्री सूर्यास्त के पश्चात या सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी, ये भी सत्य है। स्त्री पुलिस अधिकारी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा से सूर्यास्त पश्चात और सूर्योदय से पूर्व गिरफ्तार कर सकेगी, ये भी सही। तो उपरोक्त में ये भी दोनों सत्य है। गिरफ्तारी की रीत किस धारा में दिया गया है? गिरफ्तारी की रीत किस धारा में दिया गया है? क्वेश्चन नंबर जो है 30 की धारा में दिया गया है। तो गिरफ्तारी की रीत धारा 46 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 31, यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तारी से बचने के लिए किसी स्थान में छिपा हुआ है, वहाँ उस स्थान की तलाशी लेने का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? 31 का कौन सा है? धारा 47, धारा 48, धारा 49, धारा 50 किस सेक्शन में दिया गया है? तो 31 का ए है, धारा 47। कहाँ में दिया गया है? धारा 47 में दिया गया है। ठीक है, किसी अन्य विधि भारतीय दंड संहिता को छोड़कर अंतर्गत अपराध यदि 3 वर्ष या उससे अधिक है किंतु 7 वर्ष अनधिक कारोबार से दंडनीय हो, तब क्या होगा? 32 का क्या होगा? 32 का ये क्या माना जाएगा? ये संज्ञेय और अजमानतीय होगा। क्या होगा? ये संज्ञेय एवं अजमानतीय होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 33, किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। 33 का क्या आंसर सही है? 33 का जो है 24 घंटे से अधिक अवधि के लिए या बिना मजिस्ट्रेट के विशिष्ट आज्ञा के 24 घंटे के अवधि से अधिक के लिए, यदि उसके बिना गवाह गिरफ्तार किया जा सकता है 90 दिवस से अधिक के लिए नहीं। तो ऑप्शन इसका जो है 15 दिवस के लिए अधिक नहीं जो इसका ऑप्शन है उसका कौन सा सही है? 33 का। तो 33 का ऑप्शन जो है सी सही है, 90 दिन से अधिक के लिए नहीं। ओके, अब बात करते हैं 34, यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागता है तो वो व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से वो निकल भागा है उसको तुरंत पीछा कर सकता है। कहाँ कर सकता है? 34। तो 34 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है? 34 का डी, भारत के किसी स्थान पर उसे गिरफ्तार करने के लिए पीछा कर सकता है। अब बात करते हैं 35, गलत उत्तर है। क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन एक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार की जा सकती है। गलत उत्तर है, गलत उत्तर ध्यान देना बी और सी, ये गलत उत्तर है। जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय अपराध कारित करता है और जो उद्घोषित अपराध हो। सही क्या है? ए सही है। जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय और अजमानतीय अपराध करता हो, या ये वर्ड आप बदल देना, ये सही है। ठीक है, अब निम्नलिखित में से 36 का देखते हैं। 36 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसको एक मजिस्ट्रेट वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है? 36 का सी है। 36 का सी मजिस्ट्रेट के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट निर्गत करने हेतु मजिस्ट्रेट साक्ष्य है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है? गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा नामित किए गए व्यक्ति की जानकारी देने की बाध्यता किस धारा के अंतर्गत अधिरोपित है? गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा नामित किए गए व्यक्ति की जानकारी देने की बाध्यता किस धारा के अंतर्गत अधिरोपित की गई है? इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 37 का 50A, धारा 50A। 38, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति तलाशी कौन ले सकता है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी कौन ले सकता है? 38 का सी है। गिरफ्तार करने वाला प्राइवेट व्यक्ति ले सकता है तलाशी। कौन ले सकता है? गिरफ्तार करने वाला प्राइवेट व्यक्ति ले सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं 39, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी किस धारा के अंतर्गत ली गई है? 39। तो 39 का बी, गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी जो है धारा 51 के तहत ली जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कोई आक्रामक आयुध कौन ले सकता है? 40 का। तो 40 का जो है गिरफ्तार करने वाला अधिकारी, गिरफ्तार करने वाला कोई अन्य व्यक्ति। तो प्रथम दोनों
अब बात करते हैं 41। पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त की शारीरिक परीक्षा किस धारा के अंतर्गत की जाती है? पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त की शारीरिक परीक्षा किस धारा के अंतर्गत की जाती है? 41 का कौन ऑप्शन सही है? तो 41 का जो ऑप्शन है धारा 53, यानी पुलिस अधिकारी के प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त को शारीरिक परीक्षा की धारा के अंतर्गत ली जाएगी तो 53 है। ठीक है। किसी स्त्री अपराधी की शारीरिक परीक्षा किसके द्वारा की जाएगी? ऑप्शन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, किसी स्त्री अपराधी की शारीरिक परीक्षा किसके द्वारा की जाएगी? 42 का कौन सा ऑप्शन सही है? 42 का ए रजिस्ट्रीकृत महिला चिकित्सा व्यवसाय द्वारा, ए सही है। बी रजिस्ट्रीकृत महिला चिकित्सा अन्य व्यवसाय पर्यवेक्षण किसी अन्य चिकित्सा व्यवसाय द्वारा, तो ये भी सही है। ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर डी सही है। 43 धारा 53 के अंतर्गत अभियुक्त को शारीरिक परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयोजन से किसके प्रार्थना पत्र पर की जाएगी? धारा 53 के अंतर्गत अभियुक्त की शारीरिक परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयोजन से किसके प्रार्थना पत्र पर की जाएगी? 43 का कौन सा ऑप्शन सही है? आप बताइए 43 का कौन सा ऑप्शन सही है? ए उप निरीक्षक से अनियम पुलिस अधिकारी की। अब बात करते हैं 53A और 164A में, दोनों में बहुत रिलेवेंट है दोस्तों। 53A के धारा 54 में परीक्षा सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? तो खून, बाल का नमूना, थूक, DNA प्रोफाइल, उपद में सभी। बलात्कार के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसाय परीक्षा का प्रावधान कहाँ है? आपको सवाल है 45 में जो है बी 53A, और विक्टिम की जहाँ बात है 164A की बात है। ठीक है। अब बात करते हैं गिरफ्तार व्यक्ति की प्रार्थना पर गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा किए जाने का प्रावधान कहाँ की धारा में दिया है? 46, तो 46 का बी 54 में दिया गया है। यानी गिरफ्तार व्यक्ति की प्रार्थना पर गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा किए जाने का प्रावधान किस धारा में है? तो 54 में है। 47 गिरफ्तार व्यक्ति के शनाख्त परीक्षण का प्रावधान कहाँ दिया गया है? 43 गिरफ्तार व्यक्ति के शनाख्त की परीक्षण का प्रावधान कहाँ दिया गया है? कहाँ दिया गया है? तो बी 54A में दिया गया। कहाँ दिया गया शनाख्त? 54A में दिया गया है। न्यायालय किसके निवेदन पर गिरफ्तार व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों को शनाख्त करने का आदेश दे सकता है? 48 का ए पुलिस थाने के बासाधक व्यक्ति को। 49 गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाने का बाध्यकारी है। ये कहाँ दिया गया है? कहाँ दिया गया? 49 का ए धारा 57। अब बात करते हैं गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक के संबंध में प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो 50 का है, तो 50 का डी है। 57 में दिया गया है, 76 में दिया गया, 22(2) में दिया गया है। 57, 76, 22(2) में। ठीक है। पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उन्मोचन किया गया है। 51 पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को उन्मोचन किया गया है। तो 51 कहाँ किया गया है? तो 51 में डी उपरोक्त में से सभी सत्य हैं। जमानत पर, निजी बंधन पत्र, मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश पर। दोस्तों अब मैं बात करूंगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम से संबंधित है। बलात्कार के मामले में महिला की सम्मति की अवधारणा के संबंध में प्रावधान किस धारा में दिया गया है? तो आप बताइएगा। 52 का कौन सा है? 52 का 114A में बताया गया है। 114A में बलात्कार के मामले में महिला की सम्मति को उपधारा के संबंध में प्रावधान किया गया है। ठीक है। दहेज मृत्यु के संबंध में 113B के अंतर्गत न्यायालय क्या करेगा? उपधारा करेगा। 53 का कौन सा ऑप्शन है? 53 का ए है, उपधारा करेगा। ठीक है। 54 जब यह साबित हो जाए कि चिट्ठी भेजी गई है और भेजने वालों को लौट कर नहीं मिला है, तो इस तथ्य के संबंध में कि पत्र पहुंच गया है, न्यायालय क्या करेगा? 54 जब ये साबित हो जाए कि चिट्ठी भेजी गई है और भेजने वाले लौट कर नहीं मिले, तो इस तथ्य के
संबंध में के पद पहुंच गया होगा, न्यायालय क्या करेगा? तो 54 का क्या करेगा? 54 का क्या करेगा बताइए? तो 54 का जो है उपधारा कर सकेगा, उपधारा कर सकेगा। ठीक है। 55 विवाह के 30 दिन के उपरांत उत्पन्न बच्चे के बारे में उपधारा की जाएगी। 55 में क्या कहता है? वो धर्मज संतान है, वो अधर्मज संतान है। न्यायालय समान अनुक्रम में उपधारा कर सकता है कि विवाह के 30 दिन के भीतर धर्मज संतान उत्पन्न नहीं हो सकता है। उपनिषद में कौन सा कथन सहित है? तो वो धर्मज संतान है। यहाँ 280 दिन का पीरियड देखा जाएगा। धर्मज की उपधारा कहाँ है? 56। क्वेश्चन नंबर धर्मज की उपधारा कहाँ है? 56। तो इसका जो है उत्तर है डी। निश्चय साक्ष्य होने के बावजूद भी ये तथ्य देकर खंडन किया जा सकता है कि वो गर्भाधान समय पारस्परिक पहुंच नहीं थी। क्या है? निश्चय साक्ष्य होने के बावजूद ये तथ्य देकर खंडन किया जा सकता है कि गर्भाधान के समय पारस्परिक पहुंच नहीं थी, इसे खंडन किया जा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं 57 सूची फर्स्ट सूची सहित सम्मिलित कीजिए। अब बताइए विबंध कहाँ दिया गया है, शासकीय सूचना कहाँ दिया गया है, वित्तीय सूचना कहाँ दिया गया है, साप्राधिक कहाँ दिया गया है। तो विबंध 115, शासकीय सूचना 124, वित्तीय सूचना 126, साप्राधिक 133। ठीक है। अब साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B की उपधारा के लिए कौन सी शर्त अनिवार्य है? यानी साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B में उपधारा के लिए कौन सी शर्त अनिवार्य है? क्वेश्चन नंबर 58 का जो है क्वेश्चन नंबर जो है उपरोक्त में से सभी, यानी न्यायालय के समक्ष प्रश्न होना चाहिए कि विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या उसके पति या उसके नातेदार द्वारा दुष्प्रेरणा के परिणामस्वरूप हुई थी। न्यायालय के समक्ष प्रश्न होना चाहिए कि क्या विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या उसके पति या उसके नातेदार के दुष्प्रेरणा के परिणामस्वरूप हुई थी? ये भी सही है। विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या विवाह की तारीख के 7 वर्ष भीतर होनी चाहिए, ये भी बात सही है। ये दर्शित करने के लिए कुछ साक्ष्य होना चाहिए कि उसका पति या पति संबंधियों ने विवाहित स्त्री के साथ क्रूरता व्यवहार किया था, ये भी सही है। उपरोक्त में सभी। प्रश्न ये है कि क्या एक विशिष्ट पद ए को मिला है कि संदर्भ में कौन सा तत्व सुसंगत है? 59। तो 59 का जो है कौन सा सही सुसंगत है? तो उपरोक्त में से सभी 59 का जो है उसे समान अनुक्रम में डाक में डाला गया हो, ये भी सही है। उसे डाक में डाला वो अपना प्रेशर द्वारा लौटाया गया नहीं गया हो, ये भी सही है। और उसके बाद में क्या करेगा? उसके बाद में वो पत्र क्लर्क द्वारा दिया गया था, ये भी सही है। उपरोक्त में सभी। ओमोनिया प्रोस्यूमेंटल राइट इज एक्टा सूक्त का अर्थ है 60 का। ओमोनिया प्रोस्यूमेंटल राइट इज एक्टा का सूत्र का अर्थ है 60 का क्या होगा? तो 60 का सभी तथ्य का उचित अवधारित किया जाना चाहिए, सभी फैक्ट का उचित अवधारित किया जाना चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वयं प्रमाण का सिद्धांत पर निम्नलिखित कौन सा निदर्शकवाद है? 61 का जो है स्कॉट बनाम लंदन एंड कैथरीन डॉक्स कंपनी, स्कॉट बनाम लंदन एंड कैथरीन डॉक्स कंपनी। 62 एक व्यक्ति के पास चोरी के शीघ्र पश्चात चोरी का माल पाया गया, जब तक उस माल पर अपने कब्जे का कारण न बता सके न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि वो चोर है। क्या है? उपधारित कर सकेगा वो चोर है। ठीक है। बलात्कार के किसी अभियोजन में जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन करना साबित हो गया है और स्त्री न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य के में ये कहती है कि सम्मति नहीं दी थी, वहाँ न्यायालय क्या करेगा? अब फिर से देखिए, बलात्कार के किसी अभियोजन में जहाँ अभियुक्त द्वारा मैथुन करना साबित हो जाता है
और स्त्री न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में कहती है कि सहमति नहीं दी थी, वहाँ न्यायालय क्या करेगा? तो 63 का क्या करेगा? 63 का ये उपधारा क्या करेगा? 63 का ये उपधारा करेगा, ये उपधारा करेगा उसने सम्मति नहीं दी थी, ये उपधारा करेगा उसने सम्मति नहीं दी थी। अब बात करते हैं 64, सही सम्मिलित कीजिए, सही सम्मिलित कीजिए 64। तो 11 ये जो है, अब इसमें आत्महत्या का दुष्परिणाम 113 में है, दहेज मृत्यु की उपधारा 113B में है, बलात्कार की उपधारा 114A में है, धर्मज की उपधारा 112 में है। ठीक है। किसी विवाहित स्त्री की आत्महत्या दुष्प्रेरणा के उपधारा के संबंध में, किसी विवाहित स्त्री आत्महत्या दुष्प्रेरणा के उपधारा का संबंध है कहाँ दिया गया? 65 कहाँ दिया गया है? 65, तो B 113A में दिया गया है। ठीक है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 संबंधित किससे है? तो साक्ष्य अधिनियम 114 से संबंधित 66, तो किससे है? तो 66 का B तथ्य की सुसंगतता से है, तथ्यों की सुसंगतता से है। अब बात करते हैं 67, उपधारा करेगा से संबंधित कौन सा है? तो 67 कौन सा है? उपधारा करेगा, तो D है, उपरोक्त में से सभी। विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या करने की दुष्प्रेरणा की उपधारा, बलात्कार की उपधारा, दहेज मृत्यु की उपधारा। ठीक है। अब बात करते हैं 68 68, निश्चय उपधारा सबूत से संबंधित धारा संबंधित कौन सा है? 68 में कौन सा है आप बताएंगे? 41, 112, 113, उपरोक्त में सभी, तो उपरोक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन सी धारा दंड विधि संशोधन 1983 द्वारा जोड़ी गई है? 69, तो 69 का आप जब देखेंगे 1983 द्वारा जोड़ी गई है, ये कभी भूलिएगा नहीं, बार बार पूछी जाती है। ठीक है। तो 69 का क्या कहेंगे? 113A, आत्महत्या उसकाने के लिए। ठीक है। विबंध के संबंध में कौन सा लीडिंग केस है? तो कौन सा लीडिंग केस है आपको बताना होगा। ठीक है। 17 का, तो 17 का कौन सा लीडिंग केस है? शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाहा। 71 का है, सवाल देखिए, का सासे से मिथ्या रूप से खाक को विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि अमुक भूमि का की है, तदनुसार खाक को उस क्रय करने का उसका मूल चुकाने के लिए उत्प्रेरित करता है, तत्पश्चात भूमि खाक की हो जाती है। का इस आधार पर कि उसमें उसका हक नहीं था आपस करने के लिए दावा करता है, तो हक का अभाव क्या होगा? फिर से देखिए, का सासे और मिथ्या रूप से खास से विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि अमुक भूमि का की है, तदनुसार खाक को उस क्रय और उसका मूल चुकाने के लिए उत्प्रेरित करता है, तत्पश्चात भूमि खाक की हो जाती है। का इस आधार पर कि उसका हक नहीं था विक्रय वापस करने के लिए दावा करता है, अपने हक के लिए अभाव क्या होगा? ये साबित कर दिया जाएगा, साबित नहीं करने दिया जाएगा, दोनों। तो इसका जो उत्तर होगा 71 का जो उत्तर होगा, 71 का जो उत्तर होगा ये B होगा, दोनों होगा। 71 का साबित नहीं करने दिया जाएगा। ठीक। निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन लिखिए। और क्या है सत्य? अभिलेख द्वारा विबंध किसी साक्ष्य के न्यायालयिक निर्णय के परिणाम बनता है, बेले विबंध भारत में लागू नहीं होता है। आचरण द्वारा विबंध भारत में लागू होता है, लोक समझ विबंध संविदा दुरुपदेशन पर उत्पन्न होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? 72। तो 72 का ऑप्शन जो है आपका B होगा। 2, 3, 4, 2 और 3, 4। ठीक है। भारत में वचन विबंध का सिद्धांत कहाँ है? भारत में वचन विबंध का सिद्धांत कहाँ है? 73। तो 73 का क्या होगा? 73 का A लागू होगा। सत्य कथन चुनिए। तो 74 का सत्य कथन कौन सा है? 74 का, तो आप देखेंगे 74 का A, विबंध का सिद्धांत केवल दीवानी मामले पर लागू होता है।
अब बात करते हैं 75, विबंध का आवश्यक तत्व नहीं है। अब 75 लास्ट सवाल देखते हैं, विबंध का आवश्यक तत्व नहीं है तो ए व्यपदेश विधि का होना चाहिए, तथ्य का नहीं, ये आवश्यक तत्व नहीं है। व्यपदेश समानता वर्तमान तथ्य के बारे में होना चाहिए। व्यपदेश दूसरे व्यक्ति को विश्वास दिलाने के आशय से होना चाहिए। उपबंध सभी तत्व आवश्यक नहीं, तो उत्तर जो है ए सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं यहीं से अपना जो है प्रैक्टिस दूसरा क्वेश्चन नंबर 75 से समाप्त करता हूँ। मैं कल फिर मिलूँगा यही सेशन लेकर। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।